एल्वुलर एयर में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एल्वुलर एयर जो होती है वो हमारे पास क्या होती है कि एल्वुलर एयर के अंदर हमारे पास इंस्पायर्ड एयर का भी कुछ कंटेंट आ रहा होता है, और कुछ जो होती हैं एल्वुलर एयर के अंदर कंटेंट वो हमारे पास पल्मोनरी ब्लड से आ रहा होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इंस्पायर्ड एयर है उसके अंदर हमारे पास नो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एल्वुलर एयर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो कहाँ से आती है, वो हमारे पास पल्मोनरी ब्लड के थ्रू उसके पास आती है। ठीक है, अब जो हमारे पास एल्वुलर एयर होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है, क्योंकि उसको ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इंस्पायर्ड एयर इसके अंदर आती है तो इंस्पायर्ड एयर को हम देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और दो चार और डिफ्रेंसिएशन है। तो एल्वुलर एयर जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास मिक्सचर बनती है फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर एंड फ्रॉम द पल्मोनरी ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड उसको CO2 प्रोवाइड करता है, और हमारे पास इंस्पायर्ड एयर जो होती है वो एल्वुलर एयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब एक जो टॉपिक था वो मैं स्किप कर गया था, वो था कि क्वांटिफाइंग द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन इन फ्लूइड्स। ठीक है, अब जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि चैप्टर डिफ्यूजन के ऊपर ही है। तो वो मैंने जैसे पहले बताया था कि पार्शियल प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि डिफ्यूजन इन फ्लूइड्स, पार्शियल प्रेशर इन फ्लूइड्स के अंदर क्या था कि है ना पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, और वो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया था कि सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट वगैरह क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन फ्लूइड्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो फार्मूला लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा आसान फार्मूला है कि वो हमारे पास डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन प्रेशर, एरिया एंड सॉल्युबिलिटी अपॉन और इन्वर्सली विद डिस्टेंस एंड वो अंडर रूट मॉलिकुलर वेट। तो अब सारी चीज़ें एक तरफ, जो काम की चीज़ जो समझने की है ना इसमें वो ये है कि हमारे पास डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, जो चीज़ समझने की वो क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। बाकी तो बहुत सारा आसान है, वो कोई मसले वाली बात नहीं, वो खुद भी पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। मेन चीज़ जो समझने की वो है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ये होता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, उनके पास हमारे पास सेम प्रेशर है, सेम एरिया है, सेम डिस्टेंस है, लेकिन है ना अब वो जो दोनों गैसेज हैं जिनकी ये तीनों कंडीशन सेम है, तो अब वो उनकी डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, दो गैसेज हैं जिनकी बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अब उसको एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गई या कोई भी मेम्ब्रेन हो गई, उसके इर्द गिर्द हमें डिफ्यूज़ करवाना है, तो फिर वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी डिफ्यूजन, उनकी डिफ्यूजन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो फिर उनकी जो डिफ्यूजन डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के ऊपर। दो गैसेज हैं जिनमें सारी कंडीशन सेम पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडीशन सेम नहीं होती। ठीक है, और हमें उनको डिफ्यूज़ करवाना है एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो फिर वो उनकी डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी डिफ्यूजन डिपेंड करती है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के ऊपर। और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी अपॉन वो रेडिकल मॉलिकुलर वेट। ठीक है, अब जितनी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी तो क्या होगा कि हमारे पास उतनी कंसंट्रेशन उसकी मतलब ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस फ्लूइड के अंदर उस गैस के मौजूद होंगे, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना उसकी गैस के मॉलिक्यूल इस फ्लूइड में आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो फिर उस वक्त सपोज़ कर लो कि एक जार है, ठीक है, उसमें है ना एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के डाल देता हूँ तो वो पूरे के पूरे डिफ्यूज़ हो जाएंगे, उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल डालूंगा तो ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो अब एक जार है जिसमें 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है, तो वो दूसरे जार में 10 मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ करवा सकता है। लेकिन अगर एक जार है जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं ही नहीं, तो वो दूसरे जग में भी 10 मॉलिक्यूल नहीं दे सकेगा। तो इसी तरीके से इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के, कि जितना किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी फ्लूइड के अंदर वो उतनी ज़्यादा आगे डिफ्यूज़ कर सकेगा, और जितनी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी वो उतना कम डिफ्यूज़ कर सकेगा। ठीक है, तो इसी वजह से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है उसके गिर्द अगर हमारे पास डिफ्यूजन करवानी होती है या हम डिफ्यूजन रेशियो देखते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वो अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास जो है वो हमारे पास है ना क्या कहते हैं कि वो है क्या कहते हैं ज़्यादा है बनिस्बत ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अगर इससे हम नॉर्मल गैसेस में देखा जाए कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो हमारे पास इसकी डिफ्यूजन कम होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि फ्लूइड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो डिपेंड करती है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के ऊपर, और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू CO2, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसी वजह से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में अगर हम डिफ्यूजन देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू
ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी याद रखने की। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं दूसरे ऑडियो में डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, हमारा जो दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर इन द एल्वेलाई। ठीक, तो हमें देखना है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर इन द एल्वेलाई किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना कि देखो कि आप जब इंस्पायर्ड एयर लेते हो, आपने जैसे सांस ली, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ जाएगी इंस्पायर्ड एयर के अंदर। फिर इंस्पायर्ड एयर से जब वो एल्वेलाई के अंदर पहुंचेगी एज एन एल्वेलर एयर, तो हमारे पास क्या होगा कि एल्वेलर एयर के अंदर अभी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड जो कि एल्वेलाई को सप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एल्वेलर एयर से डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई एल्वेलर एयर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलर एयर से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जब ये हमारे पास ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा तो हमारे पास एट दैट टाइम क्या होगा कि एल्वेलर एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि बॉडी जब हमारे पास ऑक्सीजन सारा का सारा ब्लड के अंदर दे देगी, तो एल्वेलर एयर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। फिर बॉडी क्या करेगी कि इस जो ये जो भी मतलब डेफिशिएंसी हुई है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के भी हमारे पास डेक्रीमेंट हुआ है, इसको इंक्रीज़ करने के लिए बॉडी रेट ऑफ वेंटिलेशन इंक्रीज़ करेगी। बॉडी क्या करेगी? रेट ऑफ वेंटिलेशन इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इन द एल्वेलाई डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। एक कि कितना ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। उसको इंक्रीज़ कराने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ वेंटिलेशन करेगी। अब रेट ऑफ वेंटिलेशन से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लोगे, लंबी लंबी ब्रेथ लोगे। तो उस लंबी ब्रेथ से हमारे पास होगा क्या कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जो कंटेंट जो है वो आपके पास इंस्पायर्ड एयर के अंदर आ जाएगा, इंस्पायर्ड एयर से एल्वेलर एयर, और फिर आप जो है टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा, और वी कैन से ब्लड के अंदर आप ज़्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकोगे। ठीक, तो हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई किन के ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि आप ब्लड के अंदर कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा किसके ऊपर, कि आप वेंटिलेशन कितनी इंक्रीज़ कर रहे हो, क्योंकि वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आप कितनी लंबी लंबी सांस ले रहे हो। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास रेट ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है? नॉर्मली हमारे पास रेट ऑफ वेंटिलेशन कैलकुलेट किया जाता है एज 12 ब्रेथ पर मिनट इंटू 350। ठीक है, हम 350 टाइडल वॉल्यूम क्यों लेते हैं? हम तो 500, हमें पता है कि भाई 500 मिलीलीटर होता है टाइडल वॉल्यूम, हम 350 क्यों लेते हैं? तो याद रखना कि जब भी हम इंस्पायर्ड एयर करते हैं, एयर हम इनटेक करते हैं, तो उसमें जो 150 मिलीलीटर का जो कंटेंट होता है टाइडल वॉल्यूम का, वो हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस के अंदर रह जाता है। लाइक कुछ कंटेंट जो है वो हमारे पास है ना लैरिंग्स वगैरह के अंदर रह गया, या कुछ हमारे पास है ना जो कंटेंट जो है वो एल्वेला तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 350, रिमेनिंग 150 जो होता है वो हमारे पास एनाटॉमिकल स्पेसेस के अंदर रह जाता है, वो एल्वेला तक कभी एक्सपोज नहीं होता। तभी हम रेट ऑफ वेंटिलेशन कैलकुलेट करते हैं बाय 12 ब्रेथ पर मिनट इंटू 350। तो वो हमारे पास कितना आता है, 4.2 करके कुछ यूनिट आ जाता है आगे। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन का कितना कंटेंट होता है, उसमें होता है 250 मिलीलीटर पर मिनट ऑक्सीजन का कंटेंट होता है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लगाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास क्या लगेगा ये कॉन्सेप्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन द एल्वेलर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन द एल्वेलर एयर डिपेंड करती है कि कितनी हम उसको एक्सक्रीट करा रहे हैं, यानी कि ब्लड कितना उसको एक्सक्रीट कर रहा है इन द एल्वेलर। जाहिर सी बात है, ब्लड से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, तो ब्लड जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर देगा इन द एल्वेलर, तो एल्वेलर एयर के अंदर हमारे पास क्या होगी कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर बॉडी क्या करता है कि इस इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन को निकालता है। बॉडी क्या करता है, इस इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन को बाहर निकालता है। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे, आप वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करोगे, तो आपके पास क्या होगा कि CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। आपकी CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन, लेकिन बाय इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये एक BCQ पॉइंट भी है कि इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन, उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन विल इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन विल डिक्रीज CO2 कंसंट्रेशन।